बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी नए प्रवेशित विद्यार्थी, आपका ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स टीच करने जा रहा हूँ और फिजिक्स में जैसे कि अपने बात की थी 3 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है मैकेनिक्स यांत्रिकी, दूसरी जो किताब है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और तीसरी जो बुक है वो प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। 3 पेपर जैसे कल मैंने आपसे बात की थी और जिसमें से तीसरा जो पेपर है प्रकाशिकी का उसको सबसे पहले अपन लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पेपर ऐसा है कि इस पेपर को आप इस पेपर से संबंधित कुछ बातें आपने 12th क्लास में 12वीं क्लास में आपने पढ़ी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादातर चीज़ें वो लेना चाहेंगे अपन कि जो आपने 12th में पढ़ी हुई हैं आपसे संबंधित हैं, जिससे कि आपको इनको पढ़ने में रुचि है। तो पेपर ये जो पेपर है प्रकाशिकी का ऑप्टिक्स का, ये पेपर में हर पेपर तीनों पेपर प्रत्येक पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। तो कितने सेक्शंस में? 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। 4 सेक्शंस डिवाइडेड है सिलेबस। अब एग्जाम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, वो अनिवार्य रूप से करना ही करना है सभी को। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो 6 भागों में बटा होगा। एक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा, तो 6 एकम 6 और आधा 3 मतलब 3 नंबर 9 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर 9 मार्क्स पहला क्वेश्चन नंबर 1। अब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये प्रत्येक जो होंगे रिमेनिंग जो 4 होंगे वो 6 नंबर के होंगे। 6 चौके 24, 24 और 9 33, 33। इस तरीके से पूरा 33 का ये होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि 6 नंबर का होगा। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, अथवा में होंगे दोनों में से कोई सा एक कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से कोई सा एक कर सकते हो 6 नंबर वाला। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो कोर्स है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो वितरण है, ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 पूरे बुक में से कहीं से भी आ सकता है, जो कितने नंबर का होगा? 1.5 नंबर का होगा। क्लियर? कितने क्वेश्चन होंगे? 6। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो यूनिट फर्स्ट में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो यूनिट सेकंड में से आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर जो 3 हो गया। 4 जो होगा वो सेक्शन 3rd में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो यूनिट सेक्शन 4 में से आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सबसे पहले आप इस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे कि अपना कोर्स किस तरीके से सेक्शंस में डिवाइडेड है और किस सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आनी चाहिए, फिर आप अपने कोर्स की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे। क्लियर? तो सेक्शन ए, प्रकाशिकी का सेक्शन ए को अपन लेने जा रहे हैं। क्लियर? सेक्शन जो ए है उस सेक्शन में जो चैप्टर का नाम है वो है इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। बड़ी यूनिट है, 2-3 चैप्टर हैं इसमें और मोटा मोटी रूप से आप यूँ कह सकते हो एक ही चैप्टर है, यानी इस सेक्शन में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का व्यतिकरण। क्लियर? सबसे पहले आज मैं आपको प्रारंभिक रूप से यहीं से शुरुआत करते हुए
हाइगन ने प्रकाश को तरंगों की तरह माना। हाइगन का सिद्धांत क्या है कि प्रकाश वेव्स की तरह होता है, तरंगों की तरह संचरित होता है। तो उसके आधार पर प्रकाशिक जो घटना है वो कौन सी घटना है, इस पर आधारित प्रकाश का व्यतिकरण, क्योंकि व्यतिकरण तरंगों में ही हो सकता है। तो इसको सबसे पहले लेने जा रहे हैं। व्यतिकरण में सबसे मुख्य जो बात है वो ये है कि आपके पास एक से अधिक तरंग होनी चाहिए, दो या दो से अधिक तरंग जिनकी आवृत्ति बिल्कुल समान है, एग्जैक्ट समान होनी चाहिए। ये एक मुख्य शर्त है इसकी। यानी ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी समान है, ऐसी तरंगें, दो या दो से अधिक ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति बिल्कुल समान है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हूँ। सभी तरंगें, जैसे दो हैं तो दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर आयाम अधिकतम, परिणामी तरंगों का आयाम अधिकतम, और किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है। जिन बिंदुओं पर परिणामी आयाम अधिकतम प्राप्त होता है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी आयाम न्यूनतम प्राप्त होता है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं अपन, ये प्रकाश का क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। क्लियर। अब उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि एक जो तरंग होती है, वन वेव देखा होगा आपने, वन वेव ये ऐसे चलती है और ऐसे चल के ये वन वेव हो गई। एक वन वेव पूरा होने में जो डिस्टेंस जो कवर होती है वो डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होती है। जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी होता है, जिसको आवर्तकाल कहते हैं। यहां से ऐसे आने में एक जो तरंग पूरी होती है, इसमें कितने कलाकोण ये घूम जाती है, 2 पाई, फाई बराबर 2 पाई। तो आज मैं आपको बहुत पते की बात सिखा रहा हूं कि एक तरंग में, वन वेव के ड्यूरेशन में, शुरू से लेके आखिरी तक का जो बिंदु है वहां तक तरंग कैपिटल टी समय लेती है। 2 पाई कोण से घूमती है। फाई बराबर कितना होता है, कलांतर बराबर 2 पाई। क्लियर। और दूरी कितनी तय करती है, लैम्डा। तो दूरी के पदों में लैम्डा, समय के पदों में टी, और कोण के पदों में 2 पाई। ये तीनों चीज समतुल्य होती हैं। लैम्डा बराबर कैपिटल टी बराबर 2 पाई। ये एक तरंग की कहानी है जो कि आपको बहुत लंबे समय तक आपको मददगार आपके लिए साबित होगी। आप इसको शॉर्टकट कहीं से भी कोई भी मान जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं इनके द्वारा। तो पहली चीज इस लेक्चर की आपके सामने मैं ये रख रहा हूं, जैसे लैम्डा होता है, जैसे कैपिटल टी होता है, जैसे 2 पाई होता है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लें। क्लियर। एक चीज जो आपने पते की ये चीज सीखी। अब व्यतिकरण की परिभाषा को आपने जान ली। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि व्यतिकरण जो आपकी जो घटना हो रही है, माना दो तरंगे हैं, कम से कम दो तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? What are the main conditions for obtaining the sustained interference? क्लियर। पहली शर्त जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि दोनों तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी अर्थात एग्जैक्ट समान होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए, अन्यथा व्यतिकरण होगा ही नहीं। क्लियर। अब नंबर 2, दोनों तरंगें
एक वर्णीय होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। दोनों का रंग, दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं, दोनों से समान रंग, अर्थात लैम्डा समान होना माने रंग समान रंग, दोनों से समान रंग की तरंगें प्रकाश उत्सर्जित होना चाहिए। क्लियर? नंबर 3, दोनों तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए। कला संबद्ध माने दोनों की जो कला है, जैसे एक ऐसे चलती है, जैसे एक ऐसे चल रही है तो दूसरी भी, दोनों तरंगें ऐसे ऐसे समान चलनी चाहिए। ये ऊपर होता है तो ये उंगली भी ऊपर होंगी, ये नीचे होंगी तो ये ऐसे, यानी तरंगें कैसे चलनी चाहिए? समान, दोनों तरंगें कला संबद्ध होनी चाहिए। क्लियर? दोनों जो तरंगें हैं कला संबद्ध माने दोनों में कलांतर या तो शून्य हो, यदि कला उनमें बीच में है तो यहां से लेकर यहां तक चलने में वो कला का मान, कलांतर का मान क्या होना चाहिए? नियत होना, इस समय के साथ नियत होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? आवृत्ति एग्जैक्ट समान होनी चाहिए। नंबर 2, लैम्डा का मान समान होना चाहिए, यानी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। नंबर 3, कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी कला संबद्धता होनी चाहिए। अगले, दोनों में आयाम ज्यादा नहीं होना चाहिए, आयाम का अंतर जो है वो ज्यादा नहीं, यानी दोनों जो तरंगे पर्दे पर कहीं मिले तो दोनों के बीच का में आयाम अधिक नहीं होना चाहिए, एक चीज। और ये दोनों तरंगे ध्रुवण हैं, ध्रुवित प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश स्रोत है, तो दोनों प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न तरंगों का ध्रुवण तल समान होना चाहिए। और दोनों का जो पथांतर है, दोनों तरंगों का जो पथांतर है वह अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो पथांतर जितना कम होगा उतना ही व्यतिकरण आपको अच्छा प्रतीत होगा पर्दे पर। व्यतिकरण पैटर्न जो प्राप्त होता है वो पर्दे पर होगा। व्यतिकरण पैटर्न माने काली पट्टी, अंधेरी पट्टी, काली पट्टी, काली पट्टी, उजाली पट्टी, काली उजाली, काली उजाले, अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट, अगर व्हाइट प्रकाश यूज किया हुआ है तो, यानी आपको जो एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसमें क्या होता है, चमक होगी, फिर अंधेरा होगा, चमक होगी, एक क्रमिक अंतराल होगा, चमक अंधेरा, चमक अंधेरा, चमक अंधेरा, चमक अंधेरा, इस टाइप से। तो ये व्यतिकरण पैटर्न कहाँ प्राप्त होगा आपको? पर्दे पर। तो व्यतिकरण को प्राप्त करने के लिए ये जो मैंने आपको शर्तें बताई, ये शर्तें सबसे पहले आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर? अब इसको जानने के बाद जब अपनी ये पता पड़ जाती है कि ये प्रमुख शर्तें हो गई, अब इसके बाद इन टॉपिक्स को एक एक कर कर अपन पढ़ने जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि पथांतर क्या होता है, कलांतर क्या होता है, कलांतर पथांतर में अंतर क्या होता है। बेसिक चीज, आधारभूत चीज, कलांतर, दो तरंगों के मध्य में कला का अंतर कलांतर, दो तरंगों के पथ में लंबाइयों में अंतर, जहां से चल रही है और पर्दे पर पहुंच रही है दोनों के पथ में कितना अंतर है, तो पथांतर हो गया। पथांतर और कलांतर में संबंध क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसको जानने के बाद संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की प्रमुख शर्तें क्या हैं, यहां से बातें शुरू होती है। सबसे पहले लेते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण यानी वह व्यतिकरण, ऐसा व्यतिकरण जिसमें जो कि तरंगों के मध्य में कलांतर का मान 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या डैश 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 ट्वाइस n पाई होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
ऐसे व्यतिकरण को क्या बोलेंगे? समपोषी व्यतिकरण। इसी चीज को दूसरे लहजे में यूं कह सकते हैं, जब दोनों तरंगों के बीच व्यतिकरण करने वाली दोनों तरंगों के मध्य कलांतर फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डैश 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 ट्वाइस n पाई के बराबर होता है, तो प्राप्त व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। क्लियर? अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं फाई बराबर 0, 2 पाई माने वापस घूम के वहीं आ जाना 360 डिग्री, तो समान कला में आ जाना। तो जब दोनों तरह समान कला में होती है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डैश डैश ट्वाइस n पाई। विनाशी व्यतिकरण, जब व्यतिकरण करने वाली दोनों तरंगों के मध्य में कलांतर फाई बराबर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई डैश 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 ट्वाइस n माइनस 1 कोष्टक बंद, ट्वाइस n माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा गुणा किसमें? पाई। तो ट्वाइस n माइनस 1 पाई के बराबर होगा, तो ऐसा जो व्यतिकरण होगा वह विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। क्लियर? अब सामान्य रूप से अब आप सारांश ये समझ पाए, when phi is equal to twice n पाई, तब कैसा कलांतर हो, तब कैसे व्यतिकरण होगा? समपोषी। ट्वाइस n पाई को कलांतर की भाषा में लिखा है, इसी को पथांतर की भाषा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे लैम्डा बराबर t बराबर 2 पाई होता है उस फॉर्मूले से, तो इसमें ट्वाइस n पाई में से 2 पाई जो है उनको की जगह क्या लैम्डा रख दो। तो लैम्डा बराबर किसके होते हैं? लैम्डा बराबर t बराबर 2 पाई होता है ना, तो लैम्डा 2 पाई की जगह क्या रख दोगे? अब लैम्डा, तो क्या बन गया? n लैम्डा। तो पथांतर इज इक्वल टू कितना हो गया? n लैम्डा। सर बिना किसी फॉर्मूले के आपने जल्दी से बना लिया। ऐसे ही विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई का मान कितना होता है? ट्वाइस n माइनस 1 ब्रैकेट और पाई। तो पाई की जगह क्या लिख दोगे आप? 2 पाई बराबर लैम्डा होता है, तो पाई बराबर क्या होगा? लैम्डा बाई 2, तो ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कर दोगे पाई की जगह, और बराबर ये क्या हो जाएगा? पथांतर को पथ की भाषा में आ गया। लैम्डा क्या होता है? पथ, लंबाई, दूरी। तो आपने समपोषी व्यतिकरण की शर्त को, विनाशी व्यतिकरण की शर्त को कोण के पदों में और दूरी के पदों में, यानी कलांतर के पदों में, पथांतर के पदों में जान लिया। ऐसे ही विनाशी व्यतिकरण की शर्त को पाई की पदों में यानी कलांतर के रूप में और पथांतर लैम्डा के रूप में जान लिया। इस तरीके से इसको जानने के बाद ये एक आपके लिए एक प्राइमरी सी चीज है जो मान के चलेगा। तो इसको आप जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो इससे आगे की बात को बोर्ड पर अथवा नोट्स के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, और आप उन बातों को क्रम से वीडियो को आप देखते रहिए घर बैठे। आपके कॉलेज में आने जाने में समय बच रहा है, बचत हो रही है, उस समय को आप अपनी पढ़ाई पर लगा सकते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम की पढ़ाई है ये इसके लिए आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, ऐसा आप भी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।